बिहार की सियासी सरगर्मी अभी भी बढ़ी हुई है। जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं तो बिहार की सियासत से अब बात करेंगे घोटाले की। भू अर्जन घोटाला मामला, धनबाद के गोलकाडीह मौजा में भू अर्जन में अनियमितता और भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित अनियमितता मामला, आरोपी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ दर्ज की जाएगी प्राथमिकी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो भू अर्जन में अनियमितता की कर रही है जांच। तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक समेत कई और पदाधिकारी और कर्मियों पर भी दर्ज होगा मुकदमा। तत्कालीन प्रभारी विजय कुमार सिंह, तत्कालीन अमीन श्री श्यामपद मंडल, कार्यालय सहायक उमा रमाशंकर प्रसाद पर भी दर्ज होगी प्राथमिकी। तत्कालीन नाजीर मोहम्मद जिलानी जो रिटायर हो चुके हैं, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता राजकुमार प्रसाद ये भी रिटायर हो चुके हैं, पर प्राथमिकी दर्ज होगी। तत्कालीन सहायक अभियंता अरुण कुमार सिंह, तत्कालीन कन्या अभियंता जगतनंद प्रसाद और अधिवक्ता रमेश कुमार प्रसाद तथा अन्य लड़तियों पर भी होगी प्राथमिकी दर्ज। भारतीय खनिज विद्यापीठ से संबंधित मामले में तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत रजक और नारायण विज्ञान प्रभाकर पर दर्ज होगी प्राथमिकी। तो अनियमितता जमीन की जांच की आज पहुंचने वाली एसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कई लोगों की गर्दन इस गड़बड़ी में फंस सकती है। सीधे चलेंगे धनबाद, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे ये पूरा मामला समझते हैं और जो कार्रवाइयां हो रही वो भी जानने की कोशिश करते हैं। राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए। राजकुमार, जिस तरह से एसीबी की जांच हो रही है इस पूरे मामले में और मामला दर्ज करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है, पहले आपसे चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये पूरा मामला क्या है और किस किस की गर्दन इसमें फंस सकती है जांच में। सारिफ, आपको बता दें कि धनबाद में रिंग रोड को लेकर आईएसएम की जो जमीन अधिग्रहण हुई थी उसको लेकर, इसके अलावा बाघमारा का जो तिला टार है, गोलकडीह मौजा है और भेला टार है, मैंने कई जगहों पर ये जमीन भू अर्जन का जो घोटाला है वो सामने आया था और इसको लेकर उस वक्त झारखंड की राजनीति में धनबाद बहुत तेजी से उभरा था और धनबाद में खासकर जो उस वक्त झाविमो के जो नेता थे रमेश राही और उस वक्त ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन देखने को मिला था, जिसमें कि जो घटना हुई थी उसमें हुआ ये कि दलालों का एक सिंडिकेट जिसने रिंग रोड में करोड़ों का घोटाला किया था, उन्हीं दलालों का सिंडिकेट जब आईएसएम में जब जमीन का यहाँ पर जब अधिग्रहण किया जाना था तो जब एक पहली अधिसूचना निकाली गई उसे दबा दिया गया, बाद में दूसरी अधिसूचना निकाली गई, तब तक जो तमाम जो सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग थे उन लोगों ने तब तक उस जमीन को अपने नाम पर करा ली थी रैयतों से और उन्हीं लोगों को यह मुआवजा जो है वो दे दिया गया। अगर हम पूरे धनबाद में अगर भू अर्जन मामले में घोटाले की बात करें तो सारे मामले जो है लगभग 300 करोड़ का घोटाला धनबाद में हुआ है और इन तमाम घोटालों पर लंबे अरसे से जांच चल रही है। कई घोटालों पे अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है, जबकि इस मामले में कई अधिकारी पहले भी जेल जा चुके हैं। अगर बात करें उदयकांत पाठक का, नारायण विज्ञान प्रभाकर का और ये जो एक और जो नायक हैं, इन तमाम लोगों की ये जो बड़े अधिकारी थे उस वक्त जिला भू अर्जन अधिकारी, इन लोगों ने अपने अपने समय में इस पद को संभाला और उसके अलावे जब अमीन हो चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो, इन तमाम लोगों ने एक सिंडिकेट बना करके फर्जी तरीके से मुआवजे का भुगतान करने का काम किया और जो वास्तविक रैयत थे उनकी हकमारी हुई और उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया। इन तमाम बातों को लेकर एक बड़ा आंदोलन धनबाद में देखने को मिला था और उस वक्त लगातार आंदोलन देखने को मिलते। यही रणधीर वर्मा चौक है जहां पर आंदोलन चल रहा था और यही नहीं, रांची तक ये आंदोलन की गूंज गई थी और इसमें कई मामले दर्ज कराए गए, बाद में पीआईएल भी दायर किया गया और जिस शख्स ने इस मामले को दर्ज कराया था और जो लगातार इसकी कानूनी लड़ाई लड़ते रहे वही रमेश राही, जो कि उस वक्त जेबीएम से राजनीति करते थे और अभी वो भाजपा में आ गए हैं और बाबूलाल मरांडी के साथ में ही हैं। तो सीधे हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। रमेश जी, आप बताइए किस तरह से यह पूरा घोटाले को अंजाम दिया गया था और किस तरह से आपने उस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी? देखिए, 2013 में सबसे पहले जमीन के मामले में जो मुआवजा वितरण किया गया उस घोटाले की जानकारी मिली थी और 2013 से लगातार आज तक मैं इस मामले को लेकर संघर्ष कर रहा हूं
आंदोलन किया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी से भी मैंने जाकर के मुलाकात की थी और 2015 में उन्होंने निगरानी जांच का आदेश दिया था। और उस निगरानी जांच के बाद 4 एफआईआर हुए, जिसमें 3 एफआईआर की जांच होकर के सरकार के पास पिछले 1 वर्ष से पड़ी हुई है। यदि वो एफआईआर हो जाए, एफआईआर की यदि आदेश हो जाए तो 200 से अधिक लोग जेल के अंदर रहेंगे। और उसके बाद आज गोलकडी मौजा और आईएसएम जो धैया मौजा की जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उसमें आदेश हुआ है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं आदेश देने के लिए, इसलिए कि गोलकडी मौजा में 6 एकड़ 56 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण हुआ और उसमें 2 करोड़ 15 लाख रुपया वितरण किया गया मुआवजा का। और जिन लोगों को मुआवजा दिया गया उनकी कोई एक छटाक जमीन नहीं है और जिनकी जमीन है उन्हें 1 रुपया मिला नहीं। और यही नहीं, जिस बीसीसीएल के लिए वो जमीन अधिग्रहण की गई, बीसीसीएल ने मात्र भू अर्जन कार्यालय को मात्र 23 लाख रुपया का भुगतान किया और भू अर्जन कार्यालय ने 2 करोड़ 15 लाख रुपया का भुगतान फर्जी लोगों को कर दिया गया। उसी तरह आईएसएम का जो धैया मौजा है, वहां 3 एकड़ 2 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण हुआ और जो पहली अधिसूचना 2012 में जारी की गई और उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, रद्द नहीं किया गया, उस अधिसूचना की संचिका को दबा दिया गया। और इसी बीच रिंग रोड से जुड़े भू अर्जन घोटाला के माफियाओं ने उस आईएसएम धैया की जमीन को खरीद लिया औने पौने दाम में रैयतों से, या कहें कि सरकारी जमीन को भी अपने नाम करा ली और उसका 10 करोड़ रुपया का भुगतान कर दिया गया। और यही नहीं, वहां लोगों के आज यदि पूरे मामले की जांच हो जाए तो ये इन माफियाओं के द्वारा 176 अरब रुपया घोटाले की योजना थी, लेकिन इस पर ब्रेक लगा। सारे देख लीजिए कि किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और अरबों रुपए का, हम तो करोड़ों में कह रहे थे, ये अरबों रुपए का जमीन घोटाला है। और इस पर कोयलांचल में अगर लगातार जिस तरह से पहले जांच हुई है और कई अधिकारी इसमें जेल भी गए हैं, और अभी अगर हम बात करें रमेश राही की, जिन्होंने लगातार इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी है। राजकुमार जानना चाहेंगे कि जिस तरह से राही बता रहे हैं कि 200 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है अगर सही तरीके से इस मामले में जांच हुई, क्या कहां पर वो कड़ी फंसी, कहां पर समस्या थी कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिनको पैसे मुआवजे मिलने चाहिए उन्हें नहीं मिला, बीच में पैसे कोई और खाता गया, कहां पेच फंस रहा था, कहां पर मामला फंसा कि जांच नहीं हुई या फिर जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गड़बड़ियां हुई वो उजागर नहीं हो पाई जिस पैमाने पर होना चाहिए? सबसे पहली कड़ी जो होती है इस मामले में अंचलाधिकारी की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जमीन की जांच करना, उसके बारे में रिपोर्ट सरकार को सौंपना और जो जिला के जो वरीय अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट सौंपना, यह जो जिम्मेवारी है वह सीओ की होती है। तो जिन जिन जगहों पर ये घोटाले सामने आए और उस वक्त के तत्कालीन अंचलाधिकारियों ने अपने भूमिका का निर्वाह नहीं किया, अमीन ने भी अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई, जिसके बाद ये जो ऊपरी अधिकारी थे, खासकर जो जिला भू अर्जन पदाधिकारी थे और उनके सिंडिकेट में जो लोग लगे हुए थे कि कैसे सरकारी जमीन को अपने नाम पर कराना है, वास्तविक रैयत को औने पौने कुछ पैसे दे करके उन्हें जमीन के से वंचित कर देना है और बाद में उस पूरे जमीन का जो पैसा है उसको अपने पास हड़प लेना है। जैसा कि तिला टारमोजा की जो बात हो रही है उसमें वास्तविक रैयत को पता ही नहीं चला, आज तक ट्रेस नहीं हो पाया। लेकिन और वहां पर तकरीबन 3 करोड़ की जो राशि है, 20 करोड़ की राशि क्षमा करेंगे, और वह राशि जो है वहां पर मुआवजे के रूप में दे दी गई, और जबकि 23 लाख रुपए बीसीसीएल ने वहां पर दिया था। तो किस तरह से सिंडिकेट ने काम किया, इन तमाम चीजों के बारे में आप समझ लीजिए। और लगातार जिस तरह से न्यूज 11 तथ्यों को उठाती रहती है, और हम एक बार फिर से रमेश राही का रुख करेंगे कि आखिर किन किन अधिकारियों ने, चूंकि जब 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी और 200 लोग अगर जेल जाने की स्थिति में होंगे तो ऐसे कौन कौन से वरीय अधिकारी हैं जिनके ऊपर सबसे अधिक यह मामला बनता है? देखिए, धनबाद में उस कार्यकाल में रहने वाले जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक जी, लाल मोहन नायक जी, नारायण विज्ञान प्रभाकर जी और बागमारा के अंचलाधिकारी, धनबाद के तत्कालीन अंचलाधिकारी, और यही नहीं, मैं तो कहूंगा ईमानदारी से जांच यदि सरकार कर दे तो कई आईएएस अफसर भी जेल के शिकंजे में रहेंगे। उस समय जो लोग यहाँ थे उनके भी हाथ सने हुए हैं इस घोटाले में, फाइल में उनका भी हस्ताक्षर है। यही कारण है कि अभी तक एफआईआर की, जिन एफआईआर हुआ और जिनका मामला जांच करके सरकार के पास चला गया है, सिर्फ गिरफ्तारी का आदेश देने के लिए वो आदेश सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि उन बड़े अधिकारी के हाथ सने हुए हैं। भेलाटाड़ का मामला, जहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसकी अब तक जांच पूरी, प्रिलिमिनरी जांच पूरी नहीं हुई है, उस पर भी एफआईआर होना चाहिए, उसमें भी लोगों को अंदर जाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि लगातार आज भी भू अर्जन घोटाला चल रहा है।
आज भी जीटी रोड में जितनी जमीन अधिग्रहण हो रही है, रोडों के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है, सही रैयत दरवाजा तोड़ रहे हैं बोरजन कार्यालय सही का। तौर पर और राजकुमार, अफसर अगर अधिकारियों चुपचाप की बैठे हुए। संलिप्तता नहीं होती तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। हालांकि अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घोटाले से पर्दा उठेगा और जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका, और आपके साथ जो मेहमान मौजूद है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना वक्त दिया। आपका शुक्रिया तमाम बातचीत तमाम।